हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 15 मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज 15 मार्च है, तो आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे हम देख लेते हैं। 15 मार्च को आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे की जो डेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नेशनल कंज्यूमर्स जो एक्ट था वो पारित हुआ था 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस वजह से हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, सॉरी 24 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे, और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च आज सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 15 मार्च को एनुअल सेलिब्रेशन और सॉलिडेरिटी, ये इंटरनेशनल कंज्यूमर मूवमेंट ये हुआ था। इट मार्क्स द डेट इन 1962 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी फर्स्ट आउटलाइन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो अगर 2021 की हम थीम की बात करें तो टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है, और इस थीम का एम यही है कि प्लास्टिक के यूज़ मतलब कम से कम हो और जो हमारे इकोसिस्टम है उसको सेव कर पाएँ। द डे सर्व्स एज एन एनुअल ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन सॉलिड इन द इंटरनेशनल कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, तो 24 दिसंबर को हमारे यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हमने कल भी पढ़े थे, और अभी मतलब उन्हीं नोट से ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा कि आप कर पाएँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के बारे में बताना है कि गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि ब्रेक सॉल्ट लॉ एज सॉल्ट टैक्स वाज हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा है धरसना सॉल्ट वर्क रेड वाज लेड बाय द अब्बास तैयब जी। थर्ड इज द दांडी मार्च वाज हाईली कवर्ड बाय इंटरनेशनल मीडिया एंड जनरेटेड सिंपैथी अमंग वर्ल्ड। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया है, तो 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3, 1, 2 and 3। अब यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बताना है कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? झारखंड स्टेट में। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। एंड दिस प्रोटेक्टेड एरिया सिचुएटेड इन द बेसिन ऑफ सुवर्ण रेखा रिवर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। दिस प्रोटेक्टेड एरिया इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से न्यूज़ में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ का प्रोडक्शन से रिलेटेड है? ठीक है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा। देन ये भी कल ही डिस्कस किया था, इंडियन आर्मी ने प्लान किया है अ काउंटर टेरर एक्सरसाइज किसके साथ, मतलब कौन सी कंट्री के साथ होगी? ठीक है, मिलिट्री पार्टनर कंट्री कौन सी होगी यहाँ पे? तो ये सारी कंट्री के नाम दिए हुए हैं, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सभी के साथ। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप बता सकते हो। उस एक्सरसाइज का नाम है डस्टिक, ये बोल सकते हैं डस्टलिक सेकंड। ठीक है, तो ये है। न्यूज़पेपर देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 7 पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्लेज टू एक्सलेट कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन इन इंडिया, क्वाड लीडर्स। तो क्वाड के बारे में अगर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो वो कल वाले वीडियो में है। ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब छोड़ा नहीं है, क्वाड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बस यही सब बातें बोल रहे हैं कि वी नो वी कैन नॉट एंड विल नॉट सक्सेड विदाउट कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की चारों ही कंट्री को ज़रूरत है। और हम अपने जो पार्टनरशिप है साउथ ईस्ट एशिया में, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथन करेंगे, स्टार्टिंग विद द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, वर्क विद द पैसिफिक आइलैंड एंड एंगेज द इंडियन ओशन रीजन टू मीट दिस मूवमेंट। एंड क्वाड जो है एक फ्लेक्सिबल ग्रुप है, लाइक माइंडेड पार्टनर्स, डेडिकेटेड कंट्रीज़ का, जो हमारे अपने कॉमन विजन है और जो इंश्योर करता है पीस और प्रॉस्पेरिटी को। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एक तरीके से चाइना को ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। देन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान इंडस कमिश्नर सेट टू मीट ऑन मार्च 23-24। तो ये जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से ये जो मीटिंग है ये पेंडिंग चल रही है। ठीक है, और 2018 में ये लास्ट मीटिंग इसकी हुई थी। ठीक है, अभी ये 2020 में होनी थी, बट कोविड पैंडेमिक की वजह से जैसे ऑलमोस्ट सारी मीटिंग्स कैंसिल्ड हुई, तो उसी तरीके से ये मीटिंग भी कैंसिल्ड हो गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंडस कहाँ पे मतलब ये मिलेंगे? मार्च 23 एंड 24 को न्यू
दिल्ली में मिलेंगे। एंड एनुअल मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन PIC विल बी हेल्ड ऑन द 23 से 24 मार्च के बीच में ये होगी। अब यहाँ पे ये पहली मीटिंग होगी मतलब 2 से 3 साल में। एंड द लास्ट मीटिंग वाज द इंडिया पाकिस्तान परमानेंट, जो 2018 में अगस्त 29 एंड 30 को हुई थी। ठीक है, अब इस प्रोविज़न में क्या कहा गया है इंडस वाटर ट्रीटी में, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब साइन हुई थी? 1960 में। ठीक है, 1960 में ये साइन हुई थी। और ये बोला गया था जो कमीशन है, कौन कमीशन? PIC। ठीक है, PIC क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन। तो ये जो कमीशन है ये मीट करेगा रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर, कि साल में एक बार तो इनको मिलना ज़रूरी है। एंड अल्टरनेटली मतलब इंडिया और पाकिस्तान, कहीं कभी इंडिया में कभी पाकिस्तान में। तो ये एनुअल मीटिंग होगी जो नवंबर में होनी है। मदर मंथ्स एज मे बी अग्रीड अपॉन बिटवीन द कमिश्नर स्टेट्स ऑन वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। अब यहाँ पे मेन क्या है कि जो मतलब यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के मतलब कोऑपरेशन के थ्रू ये हुई थी। इन्होंने मतलब यहाँ पे मेन नेगोशिएटर ये थे। और इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था, जो भी जितने भी सारी जैसे ईस्टर्न वाटर्स हैं, ठीक है, और वेस्टर्न वाटर्स हैं, ईस्टर्न वाटर और वेस्टर्न वाटर्स जो मतलब रिवर्स है, तो वहाँ पे क्या होगा, जितनी भी जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स में 3 आ गई, सतलज एंड ब्यास एंड रवि। ठीक है, तो सतलज, ब्यास, रवि जो ऑलमोस्ट 33 मिलियन एकड़ फीट MAF एनुअली जो एलोकेट होगा वाटर, वो किसको होगा? इंडिया को। ठीक है, वो उसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ हम इंडिया कर सकते हैं। और बाकी ICJ के बारे में पता होगा, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस की। ICJ मतलब I फॉर इंडस और C फॉर चिनाब एंड J फॉर झेलम। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जैसे जो जस्टिस या फिर कुछ किसी से भी आप इसका एक्रोनिम करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ICJ है, तो ये कौन यूज़ करता है? पाकिस्तान यूज़ करता है। प्लस इस ट्रीटी में ये भी कहा गया था, जो 1960 में अकॉर्ड था, कि दोनों ही मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है इंडिया चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चेनाब में कंस्ट्रक्ट किए हैं अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर मतलब उसको पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है उसके डिज़ाइन को लेके, इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन को लेके ऑन द चिनाब रिवर। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें कि इट ऑल्सो गिव्स द राइट टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को भी ये राइट देता है कि वो रेज कर सकता है इन कंसर्न को ऑन द डिज़ाइन ऑफ इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर्स में अगर होते हैं तो, और हमें ये राइट है कि वेस्टर्न रिवर्स पर हम ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को ही राइट है। देन यहाँ पे भी स्टोरी फॉर क्वाड तो यही है। ठीक है, कल ही हमने बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब बस यही है कि ये जो फोरम है ये मिलिट्री सिक्योरिटी से काफ़ी दूर है, और ये प्रोविज़न देता है मतलब किसके लिए? पब्लिक गुड्स के लिए, इंडो पैसिफिक में मेनली पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US इसमें है, और इनका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स भी इससे इनको मतलब डिफाइन इन्होंने किया है। 2007 के बाद से, जब से चाइना मतलब इसको क्या बोलता था, एक तरीके से एशियन नेटो ये है ना। नेटो आपको पता है एक मिलिट्री अलायंस है पूरा प्योरली, एंड द हार्बिंगर ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर इससे हो सकता है। द कन्फ्लेशन ऑफ क्वाड विद द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज दैट इंडिया कंडक्ट्स विद द US एंड जापान। तो ये मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर में, तो तब उसको मतलब क्वाड को क्या लिया गया? एज अ मिलिट्री फॉर्मेशन, है ना। तो ये सब था, लेकिन अभी इन्होंने साफ साफ मतलब बिल्कुल क्लियरली बोला है कि इस तरीके का ये अलायंस नहीं है, नॉर एंटी चाइना कोलेशन। दे ऑल्सो इंसिस्टेड क्वाड एक इंक्लूसिव फॉरम है जहाँ पे फ्लेक्सिबल ग्रुप लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं, जो डेडिकेटेड किसके लिए होंगे? जो कॉमन विजन है और पीस और प्रॉस्पेरिटी को एडवांस करने के लिए होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, और जापान की फिनेंसेस, और इंडिया के प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक जो कैपेबिलिटीज़ है, तो उसके बारे में बात की गई थी कि मतलब कोविड-19 वैक्सीन का मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में, और जो कंट्री जो डेवलप मतलब है मतलब जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं, तो वहाँ तक भी मतलब ये सारे देंगे, है ना। तो यही सब चीज़ है। और ऑल फोर कैपिटल दिल्ली, कैनबरा, टोक्यो, वाशिंगटन हैव ह्यूज स्टेक इन प्रोडक्टिव, पीसफुल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद चाइना दैट हैज़ रिजन टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर। तो यहाँ पे अब बीजिंग को मतलब ये रिथिंक करना चाहिए, जो उनका करंट एग्रेसिव पॉलिसीज़ है उसको मतलब रिथिंक करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। और जो अपने सारे एशियन नेबर्स हैं और US है, तो उनके साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप उनको मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अगर चाइना मतलब अपनी जो वर्चस्व है उसको ही मतलब
मतलब बढ़ाता रहे, अपनी जो हेजेमनी है उसी को परस्यू रखे। सो द क्वाड इज बाउंड टू बिकम एन इनविटेबल बैलेंसिंग फोर्स, तो क्वाड है ही तब, है ना। देन यहाँ पे ये जो आर्टिकल था कमिंग फुल स्पाइरल, तो ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन पे एक मतलब सीलिंग है ना, कि मतलब 50% सीलिंग थी, तो उसकी जो अपर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं रिजर्वेशन की, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग के बारे में बात की गई है मेनली, कि पावर शेयरिंग किस तरीके से, कि कॉलोनियल जब गवर्नमेंट थी सरकार के टाइम पे, इस तरीके से उन्होंने मतलब कुछ मेन जो हमारे कम्युनिटीज़ में डिवाइड करने के लिए और ये पावर शेयरिंग का इशू किया था, तो वही सब चीज़ें आगे भी हैं ना, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। बाकी इससे बेहतरीन आर्टिकल हमने काफ़ी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन रीचिंग आउट टू फार्मर्स, तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की, जैसे पीएम किसान है ना केंद्र में, जो काफ़ी सारे स्टेट में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड स्कीम है पीएम किसान, तो उसी तरीके से स्टेट्स ने अपनी कुछ स्पेसिफिक स्कीम चलाई थी। जैसे उड़ीसा की जो स्कीम थी कालिया स्कीम, ठीक है, कालिया स्कीम। और इसी तरह की जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना की थी राइथू बंधु स्कीम, ठीक है, तो राइथू बंधु स्कीम। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इनसे हमें कुछ लेसन्स लेने चाहिए और सोशल वेलफेयर को रिवैम्प करना चाहिए। अब यहाँ पे डीआईएस की बात की गई है। डीआईएस क्या है? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। तो ये मतलब पहला जो स्टेप है वो होना चाहिए डीआईएस का। अ की क्वेश्चन हैज़ बीन ऑन टारगेटिंग, दैट इज वेदर वन कैन रीच द इंटेंडेड बेनिफिशरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर थ्रू डीआईएस। तो तेलंगाना की रायतू बंधु और ये जो है इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम मतलब इस दिशा में किए हैं। सो इन्होंने क्या किया है, 2500 करोड़ जो है मतलब एज अ डीआईएस, डीआईएस के रूप में, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के रूप में फार्मर्स को दिए हैं। कितने फार्मर्स को? 51 लाख फार्मर्स को। अगर हम उड़ीसा की कालिया स्कीम के अंतर्गत बात करें क्या है, ठीक है, तो 4 मंथ का जो पीरियड होगा उसके लिए ये दिए हैं। और इन्होंने 3 स्टेप फ्रेमवर्क इसके लिए यूज़ किया है, ठीक है। वो 3 स्टेप फ्रेमवर्क में क्या होगा कि यूनिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड एक्सक्लूजन, कि मतलब आपको पहले क्या करना है, जितना भी डेटाबेस है उस स्टेट का उसको यूनिफाई करना है विद ग्रीन फॉर्म्स। और वो क्या होगा मतलब उसके बाद मतलब आपको क्या करना होगा, 1.2 करोड़ जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी लिस्ट क्रिएट करनी होगी। वेरिफिकेशन करना होगा उस डेटाबेस का। जैसे जितना भी वेरिफिकेशन कहाँ से कर सकते हैं, जो सेंसस है, सेंसस भी जैसे सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है, या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का है, और जो आधार कार्ड से रिलेटेड डेटा है, तो यहाँ से आप उसको वेरीफाइड कर सकते हो। देन वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड के बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो एक्सक्लूड करने का भी होगा जो इनएलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे, लाइक जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होंगे, टैक्स पेयर्स जो होंगे, लार्ज फार्मर्स होंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी मतलब स्वैच्छिक रूप से वो निकल गए हैं स्कीम से, तो ये एक्सक्लूजन। तो 3 स्टेप जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ही यूनिक फ्रेमवर्क है उड़ीसा गवर्नमेंट का कालिया स्कीम के अंतर्गत। एंड कालिया हैज़ नाउ लेड द फाउंडेशन फॉर स्टेट वाइड farmers database with 100% Aadhaar mobile numbers and financial address seeding. This database can be leveraged for targeted scheme delivery beyond DIS, issuing customized agri advisory and improving financial एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें मतलब ये बोला है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहिए जो टैक्स सिस्टम है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। एंड कालिया यही एम्फेसाइज करती है कि गवर्नमेंट को जो ओपन डिजिटल इकोसिस्टम है उसको अप्रोच करना चाहिए, मतलब उसको डिज़ाइन करना चाहिए। और यहाँ पे 3 की लर्निंग स्टैंड आउट दे रखे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिटीजन्स और ट्रांजेक्शन डेटा बेसिस है उसको मतलब क्या कर सकते हैं, इंटेंडेड बेनिफिशरी की कैटेगरी में हम ऐड कर सकते हैं। कालिया यूज मोर देन 20 एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि गवर्नेंस और रूल्स ऑफ एन एंगेजमेंट ऑफ सच डेटाबेस मस्ट बी clearly defined at the outset so that there is no possibility of misuse। तो पर्सनल डेटा जो रहेगा सिटीज़न का वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और इस डेटा का कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने सिटीज़न डेटा मतलब जो है उनके सिटीज़न के कंसेंट के बाद ही यूज़ किया है। द डेटा वाज केप्ट बिहाइंड अ सिक्योर फायरवॉल एंड एक्सेस टू फार्मर डाटा वाज ओनली अवेलेबल टू रिलेवेंट ऑफिशियल ऑन अ नीड टू नो बेसिस। मतलब जब ज़रूरत हो, जब उनको जानना हो तभी वो एक्सेस किया जाएगा। and privacy by design principle must be woven into the आर्किटेक्चर ऑफ सच गवर्नमेंट टेक प्लेटफॉर्म। थर्ड यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि मतलब जो भी शिकायतें होती हैं उसका यहाँ पे उसको रिड्रेस करना, उसको कोई भी स्कीम होती है जब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है लोगों को, चाहे मतलब वो नहीं मिल पा रहे स्कीम के बेनिफिट, तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे लोग जा पाए। तो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक इस्टेब्लिश किया है ऑनलाइन ग्रीवेंसेस
ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, GRM। तो बाकी सरकार को मतलब ये करना चाहिए। तो कालिया 2019 में सेटअप किया गया था। ये एक्सेसिबल है टू फार्मर्स ऑफलाइन एट द कॉमन सर्विस सेंटर, जो CSCs बने होते हैं ना उनके नियर बाय, तो वहाँ पे भी ये हैं। और 10 लाख ग्रीवेंसेस जो हैं अभी तक रिसीव हो चुकी हैं और रिजॉल्व भी हो चुकी हैं यूजिंग दिस मैथड GRM। सो इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर GRM। तो इसको भी मतलब आगे फिर मॉनिटर करना ज़रूरी होगा कि किस तरीके से मतलब ये रिड्रेस कर रहा है, टाइमली रिड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम्स का या नहीं, और जो भी मतलब डिज़ाइन है उनको कैरी आउट कर रहा है बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो अच्छा आर्टिकल था। देन होल्डिंग द अफगानिस्तान टाइगर्स टेल, तो यहाँ पे मेनली जैसे US के बारे में बताया गया है, और जो टाइगर है वो यहाँ पे किसको बताया, अफगानिस्तान को, कि टाइगर को हम ना ही होल्ड कर सकते हैं और ना ही उसको छोड़ सकते हैं। तो अफगानिस्तान इज़ दैट टाइगर, और इंडिया शुड ट्रीट कॉशियसली। अब कॉशियसली क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें US ने बोला था कि इंडिया को भी हम इंक्लूड करेंगे। मतलब रशिया जो था हमें लेके इंटरेस्टेड नहीं था इतना, है ना, लेकिन बाद में रशिया ने भी बाद में बोला कि ठीक है, इंडिया वुड इवेंचुअली बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एंड इट इज़ ऑब्वियस दिस रशिया वाज नॉट कीन ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन। और इंडिया, हम भी मतलब इतना पहले जब रशिया ने इनवाइटेड हमें किया था, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पे US का ये कहना था कि मतलब ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, कौन सी, US को इंक्लूडिंग US, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रशिया एंड चाइना, तो ये सब अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उस पर बातचीत करेंगी। कहाँ पे, टर्की में, ठीक है। तो UN लेड डेलीब्रेशन ये होगा होस्टेड बाय टर्की। तो पहले जैसे कतर की जो कैपिटल है क्या, दोहा, वहाँ पे हुआ था, तो दोहा प्रोसेस हो गया था। तो अब ये इस्तांबुल प्रोसेस इसको बोला जाएगा। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है US जो ग्लोबल मतलब लीड करने वाली, तो उससे मतलब एक तरीके से पीछे हटता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि मतलब जो बाकी हमारी हम जैसे जो कंट्रीज़ हैं, तो उन पे ये सारा मेस है ये छोड़ना चाहता है ना, कि हम लोग खुद ही कर ले हैंडल, और अपना ये अपने जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दे। So Afghanistan is America's latest bloody nose in Asia. Almost all US intervention in the region after World War II have been major disaster. चाहे वो हम कोरिया की बात करें 1950 में, या फिर वियतनाम वॉर की 1970s में, तो अमेरिकन वर ह्यूमिलेटेड बाय फोर्सेस सपोर्टेड बाय माउस रेड आर्मी। और साउथ और वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स और टैक्टिकल फेलियर्स कुछ हुए हैं। और ईरान तो जो है, ईरान में तो रिपीटेडली ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो प्रॉब्लम है अमेरिका की, इज़ दैट इट इज़ अ रिलक्टेंट सुपर पावर, है ना। तो ये सुपर पावर है, और इनके कुछ जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो चैलेंजेस थे आज लार्जली फ्रॉम अनस्टेबल रीजन लाइक अब देखो हमारे कितने सारे चैलेंजेस हैं। हमें साइबर थ्रेट की प्रॉब्लम है, मतलब साइबर थ्रेट का हमें बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा, हमारे जो बॉर्डर दोनों ही साइड से टू फ्रंट वॉर जिसको बोलते हैं, LAC एंड LOC, ऑल्दो मतलब वहाँ पे LOC पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे भी कुछ सेटलमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको जो इन्फिल्ट्रेशन है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ये सारे हमारे इंटरनल इश्यूज भी हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अमेरिका क्या है, अमेरिका बहुत सुकून वाली कंट्री है, मतलब वहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा उनको इशू नहीं है। जो मेजर उनको चैलेंजेस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस चैलेंजेस आ सकते हैं, या तो फिर मिडिल ईस्ट से, जो या फिर चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है वहाँ से ही, ठीक है। तो एक तरीके से अमेरिकन को बोला जाता है दे आर द रिलैक्स्ड पीपल एंड डेवलप्ड। वो उन्होंने अपनी मिलिट्री को इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल, इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है, जब 9/11 अटैक हुआ था उसी के टाइम से, कि वो इस तरीके का अगर कोई और अटैक होता है फ्यूचर में, पर्ल हार्बर वाला, तो वो आराम से वो उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उनका जो पब्लिक ओपिनियन हो गया है नाउ स्विंग्स इन फेवर्ड ऑफ रिड्यूस्ड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल उनको कम कर देना। अब ऐसे जो प्रेसिडेंट थे US के, थियोडर रूजवेल्ट, ठीक है, तो उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले इनकरेज किया था कि ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप में अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल होगा, और वर्ल्ड लीग फॉर पीस ऑफ राइटनेस बनना चाहिए। इसी तरीके से जो वुड्रो विल्सन थे, इन्होंने भी मतलब इसको एक रियलिटी बनाई, तो लीग ऑफ नेशन इन्होंने बनाया जो आफ्टर द वॉर था, है ना। फिर FDR जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया फॉर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद। तो बोथ विल्सन एंड FDR फेस रेजिस्टेंस, ठीक है। मेनली इनको जो रिपब्लिकन्स हैं, तो वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का मतलब सामना भी करना पड़ा, और इन्होंने मतलब ये बोला, फिर डिफेंड किया अपने को कि हम क्या है, मतलब एक लिबरल यूरोप
की तरह अमेरिका को रहना चाहिए, या फिर मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट जो है लाए ना लिबरल यूरोप एंड पीसफुल एशिया एंड ओपन एंड सेफ ओशियंस ऑन विच दे अमेरिकन एंड देयर गुड्स कैन ट्रेवल सेफली। इसी तरीके से वुड्रो विल्सन ने भी अपने को डिफेंड किया, और जो बाकी के जो रूजवेल्ट हैं उन्होंने अपने को डिफेंड किया, है ना। तो लेकिन फिर भी मतलब यहाँ से उनको काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा कि जो हमारे जो अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे, तो उनके प्रिंसिपल्स के आप अगेंस्ट जा रहे हो, ये सारी चीज़ें बोल के, है ना। तो अभी यही है कि जो दोहा एग्रीमेंट होगा, दे आर नाउ पुटिंग प्रेशर ऑन घानी। तो घानी पे मतलब पावर शेयर को लेके कि तालिबान से आप बिना किसी इलेक्शन के आप पावर शेयर कर लो, और जैसे 1990s में जब सोवियत ट्रूप्स थे तो उनके साथ उन्होंने किया था, तो उसी तरीके का प्रेशर वो बना रहे हैं। तो हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इट सेल्फ नाउ, एंड आफ्टर दैट तालिबान टेक ओवर, जब तालिबान टेक ओवर कर लेगा तो अमेरिका वांट दैट मेस टू बी हैंडल्ड बाय कंट्रीज लाइक अस। हमारे इंडिया के द्वारा वो जो पूरा मेस होगा वो हम संभालें, ठीक है। अभी पता है आपको कि 3 बिलियन जो डॉलर है अफगानिस्तान में, हम एक मेजर लार्जेस्ट डेवलपमेंट डोनर हैं अफगानिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहाँ का। और लेकिन हम जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हम काफ़ी दूर रहते हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम करेंगे पार्टिसिपेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एंड देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे मतलब इतना ऐसे ग्रेट फ्रेंड मतलब ऐसे नहीं है, एंड न्यू नॉन अरब इस्लामिक आर्क जो है इमर्जिंग इन इंडियाज़ नेबरहुड, ठीक है। अब एक वो जो न्यू जो ये अरेबिक अरब इस्लाम आर्क है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्री होगा। अब जैसे क्वाड ग्रुप थी ना, तो क्वाड ग्रुप में आप सोचोगे कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता, ये क्या इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं है। तो ये अपने को इंडो पैसिफिक का पार्ट मानता ही नहीं है, है ना। ये अपने को चाहता है कि ये मतलब किसका जो मिडिल ईस्ट नेशन है उसको ही मतलब उसके अंतर्गत ही पाकिस्तान आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्क है नॉन अरब इस्लामिक आर्क, तो ये एक इमर्ज हो रहा है इंडिया के नेबरहुड में। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, ठीक है, इराक, ईरान, सीरिया एंड टर्की, ठीक है। तो तालिबान रजिम जो है अफगानिस्तान में अगर आ जाती है तो वो नेचुरली अफगानिस्तान में किसका पार्ट बन जाएगा, इस न्यू अरेबिक इस्लामिक आर्क का, ठीक है। और केवल हमारे जो अच्छे रिलेशन है वो किसके साथ हैं, ईरान के ही साथ। हमारे ईरान इज़ द ओनली कंट्री इन द आर्क विद होम इंडिया हैज़ बेटर रिलेशन, ठीक है। बाकी चाइना है, अमेरिका एक रिलेक्टेंट सुपर पावर, ये सब बने ही हुए हैं, है ना। एग्रेसिव सुपर पावर चाइना, तो टाइम एंड मोमेंटम ऑन आर साइड जी बार बार डिक्लेयर करते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि हमें कॉशियसली यहाँ पे आगे स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है, व्हाट चेंजेस इन इंजीनियरिंग एंट्री। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो AICTE है, जैसे हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जैसे UGC है, ठीक है। तो UGC, तो इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE है, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन, जो इंजीनियरिंग लेवल प्रोग्राम है, तो वहाँ पे एंट्री लेवल मतलब किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड किया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की स्टडी करना 11th और 12th में आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, उसके बिना भी आप BTech और BE में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अभी ये मतलब इन्होंने जस्ट एक रिकमेंडेशन दी, ऐसा नहीं है कि आगे आने वाला जो सेमेस्टर होगा उसी से ये फॉलो होगा, इसमें 2-3 साल लगेंगे, इनका ऐसा भी कहना है। एंड तो ये क्या चेंजेस किए गए हैं, क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स अमंग अदर थिंग्स। सो दिस ईयर्स हैंडबुक कैरीज अ चेंज इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द 4-year BTech एंड BE प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो AICTE है, तो इनकी एक हैंडबुक होती है जिसको बोलते हैं APH मतलब क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, ठीक है। तो इसमें ही इन्होंने 14 सब्जेक्ट्स का जो मेंशन है वो किया हुआ है। और यहाँ पे मतलब क्या होता था, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए उनको स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं अगर उनको इंजीनियरिंग ऑप्ट करना है इन फ्यूचर। सो थर्ड सब्जेक्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो 11 सब्जेक्ट्स में क्या है, वो केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स जो प्रैक्टिसेस है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो वो सब ये ऑप्ट कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट मतलब उसको एटलीस्ट 45% ओवरऑल इन 3 सब्जेक्ट्स वो सिक्योर करने ही होंगे। अभी न्यू नॉर्म्स में ये बोला गया है, कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 45% इन एनी 3 सब्जेक्ट, कि किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में उसके
25% आ जाए आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ 14 प्रोवाइडेड इन द न्यू हैंडबुक। ठीक है, तो ये न्यू हैंडबुक में ये जो सब्जेक्ट्स है ये प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सो कैन समवन नाउ टेक एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम विदाउट हैविंग स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 11 एंड 12? क्या मतलब बिना 11वीं और 12वीं में बिना फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं? तो अभी ये डिसीजन जो है पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ और जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उन पर छोड़ा हुआ है, लेकिन ये बोला है कि एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन काफ़ी मतलब एक ओपन डोर रखी गई है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी नहीं किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स को और क्लास 11 12 में, बट लेकिन वो चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करें, उनके अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्या करें, इंजीनियरिंग करें, है ना। तो ये भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट था। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु हैड पीसीबी दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन स्कूल आफ्टर फेस प्रॉब्लम इन गेटिंग इनरोल्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, तो चाहे वो पीएसबी के स्टूडेंट हो, लेकिन उनको अगर बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम में इनरोल करना हो तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज बिकॉज आर ओल्ड एपीएच मैंडेटेड द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इन हाई स्कूल अंडर द न्यू नॉर्म्स। जो कैंडिडेट है वो पीसीबी का कैंडिडेट भी बायोटेक्नोलॉजी अगर वो चाहता है, यूनिवर्सिटी परमिट करे, इंस्टीट्यूट परमिट करे, तो वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो आगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट हैड फॉर इंस्टेंस स्टडीड कंप्यूटर साइंस, अगर उसने पढ़ी है या फिर बिजनेस स्टडी पढ़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप उसने किया है हाई स्कूल में, तो क्या वो एलिजिबल है कि बीटेक या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं? तो ये बोला है कि येस, 14 सब्जेक्ट जो मेंशन किए गए हैं उनमें से हैंडबुक में से, तो वो कर सकते हैं। स्टिल रेस्ट विद द कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, है ना, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन देम। फिर ये बोला गया है कि मतलब ये जो फाउंडेशन होता है मैथमेटिक्स का, तो ये मतलब इसेंशियल तो होता है ना इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो एआईसीटी ने ये बोला है कि न्यू एपीएच ऑल्सो स्टेट दैट इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी कैन ऑफर ब्रिज कोर्सेज। मतलब ये जो गैप अगर हो जाएगा कि फाउंडेशनल स्टडी अगर किसी ने नहीं की उन सारे सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रिज कोर्सेज कर सकते हो। जैसे कि मैथमेटिक्स का कर सकते हो, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग का, ड्राइंग का, स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स टू अचीव डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। तो ब्रिज कोर्स जो होगा यहाँ पे, ये कहना है कि रेमिडियल कोर्स होगा एंड कैन ओनली फिल अ गैप इन लर्निंग, लेकिन ये एक फाउंडेशनल कोर्स तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये बोला है ऑथर ने कि आई एग्री दैट द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल शुड प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेसिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आईआईटी वाले भी हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी बोला है कि मैथमेटिक्स तो मतलब ये सारी ही